मैं स्पष्ट रूप से एक साधारण मछली काटने वाला था। फिर भी मैं बड़ी आसानी से अपनी तलवार घुमाकर 10,000 पाउंड के एक विशाल पत्थर को 2 हिस्सों में काट सकता था। यहाँ तक कि निम्न स्तर का काम करने वाला भी मेरे रास्ते में चमकने वाली बिजली को मैं टुकड़ों में काट सकता था, और यह सब केवल इसलिए संभव था क्योंकि 25 वर्षों के पुनर्जन्म के बाद मैं पहले ही टूट चुका था अपनी शक्ति और ऊर्जा की सीमाओं के भीतर। अपने तुरुप के पत्ते को उजागर होने से बचाने के लिए मैंने छिपकर रहने का विकल्प चुना, चुपचाप अंधेरे में जीवन व्यतीत किया जब तक कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन गया। हालांकि एक दिन सब कुछ बदल गया जब मेरी प्रेमिका अचानक मेरे सामने एक सलीके से कपड़े पहने हुए आदमी को लेकर आए और ठंडे लहजे में बोली, लुएन, अब हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तेनहाओ एक द्वितीय स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है, केवल वही मुझे सुरक्षा का एहसास दिला सकता है। फिर उसने भीख मांगते हुए एक बैंक कार्ड मेरे चॉपिंग बोर्ड पर फेंक दिया और कहा, इस कार्ड में 1,00,000 रुपये हैं। पासवर्ड मेरी जन्मतिथि है, इसे ले लो और खर्च कर दो। मैंने लकड़ी के तख्ते पर पड़े कार्ड पर एक नज़र डाली, फिर उसकी पीठ की ओर देखा जो बिना किसी झिझक के चली गई। द्वितीय स्तर का मार्शल आर्टिस्ट। मुझे लगभग हंसी आ गई। माफ़ कीजिए, लेकिन 2 साल पहले मैं पहले से ही तृतीय स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। शायद अब मेरे लिए दुनिया में कदम रखने का समय आ गया था। अगली सुबह काम के लिए सुपरमार्केट जाने के बजाय मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने और सीधे सीक्रेट रियल एक्सप्लोरेशन ब्यूरो की एक ऊंची इमारत की ओर चल पड़ा। मैंने रिसेप्शनिस्ट को शांत भाव से नमस्कार किया। हेलो, मैं सीक्रेट रियल ब्रॉडकास्टर के पद के लिए आवेदन करने आया हूँ। अप्रत्याशित रूप से मानव संसाधन विभाग की महिला ने मेरी कम उम्र देखकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और संदेह भरे लहजे में पूछा, क्या आपके पास कोई प्रासंगिक अनुभव है? मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं एसेंशियन रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत शियाओआंगलाई में मछली काटने का मुख्य कारीगर हूँ और मैं मछली काटने की कला प्रतियोगिता का विजेता रहा हूँ लगातार 25 साल। ये सुनकर वह भौहें चढ़ाकर बोली, सिर्फ मछली काटना आना ही काफ़ी नहीं है। मैंने बहस नहीं की, इसके बजाय मैंने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला। मैंने अपनी लंबी तलवार साथ रखी और तुरंत ही बेपरवाही से उसे घुमा दिया। महिला ने तुरंत ही अपनी नाराजगी जाहिर की और मुझे डांटने ही वाली थी, लेकिन अचानक चटकने की आवाज़ आए। एक तेज चकनाचूर कर देने वाली ध्वनि गूंजी। हॉल का संगमरमर का फर्श परत दर परत फट गया, जिससे नीचे की काली जमीन दिखाई देने लगी। सब लोग स्तब्ध रह गए, आंखें फटी रह गईं। हॉल से बाहर की ओर एक विशाल दरार फैली हुई थी जो कम से कम 20 मीटर लंबी थी। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरार के किनारे खड़े लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे। एक महिला का मुंह इतना खुला हुआ था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर एक अंडा समा सकता हो। अगर मैं सिर्फ एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट होता, वह इतनी हैरान नहीं होती। लेकिन मैंने अभी अभी हवा में तलवार की ऊर्जा छोड़ी थी। ये तो केवल रूपांतरण क्षेत्र के चौथे चरण के ग्रैंड मास्टर ही कर सकते थे। इसमें समय लगा, उसे होश में आने में काफ़ी समय लगा। फिर वह हकलाते हुए बोली, कृपया कृपया मेरे साथ आइए महोदय, मैं आपको हमारे उपनिदेशक से मिलवा दूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसके पीछे चल दिया। कुछ ही देर में मैं उपनिदेशक के कार्यालय पहुंच गया। वहां मैंने खिड़की के पास एक आदमी को खड़ा देखा और पास ही सोफे पर एक सुंदर युवती बैठी थी जिसके चेहरे पर नाजुक भाव थे। विशेषताएं। जब उसने हमें अंदर आते सुना तो उसने अपनी हिरण जैसी आंखें ऊपर उठाईं और उत्सुकता से पलकें झपकाते हुए मेरी ओर देखा। मैंने विनम्रता से पूछा, नमस्ते सभी को, मैं चाहती हूँ गुप्त क्षेत्र के प्रसारक के पद के लिए आवेदन करने के लिए। किस प्रकार की परीक्षाएं आवश्यक हैं? खिड़की के पास खड़ा व्यक्ति मुड़ा। उसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसका चेहरा शांत था जब उसने कहा, बहुत आसान है। मैंने मार्शल आर्टिस्ट का मूल्यांकन पास कर लिया है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए यहीं पर मुझ पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करो। मैंने ऑफिस में चारों ओर नज़र घुमाए और मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं यहाँ अपना सबसे शक्तिशाली हमला करूँ? मेरे बगल में बैठी मानव संसाधन विभाग की महिला कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। उसका चेहरा बेहद अजीब था। सुजवा नाम के उस आदमी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए आत्मविश्वास से अपने चश्मे को ऊपर किया और कहा, चिंता मत करो, मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि बिजली की तरह एक ठंडी रोशनी चमक उठी। सहज ही उसने ऊपर देखा और उसी क्षण उसका पूरा शरीर जम गया, मानो उसका खून बर्फ बन गया हो। उसके पैरों से लेकर दिमाग तक एक कड़ाके की ठंड दौड़ गई। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा मानो उसकी दिवंगत दादी उसे हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही हों। हवा में तलवार की ऊर्जा के अनगिनत अदृश्य धागे आपस में गुथे हुए थे, जिससे एक विशाल तलवार का निर्माण हुआ जो एक भयानक आभा बिखेर रही थी। धिक्कार है, सुजवा ने अपना संयम पूरी तरह खो दिया। तलवार की ऊर्जा आकार ले रही है। यह युवक वास्तव में चौथे स्तर का ग्रैंड मास्टर था, वहीं वह स्वयं केवल तीसरे स्तर का संघनित गैंग मार्शल आर्टिस्ट था। इसके विपरीत अत्यधिक शक्ति के आगे वह एक भी वार सहन नहीं कर सका। जैसे ही विशाल तलवार नीचे आए, पूरा कार्यालय बुरी तरह कांप उठा, मानो हिल गया हो। किसी अदृश्य विशाल हाथ से दीवारों पर दरारें पड़ गईं, मानो वे तलवार की भीषण शक्ति को सहन न कर सकें। सुजवा ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध लिया। उसका रक्त और ऊर्जा बेतहाशा प्रवाहित हो रही थी और एक हल्की लाल आभा संघनित हो रही थी। उसके शरीर पर एक पतली सुरक्षात्मक परत बन गई, उसकी अंतिम सुरक्षा। और फिर अगले ही पल एक दर्दनाक चीख गूंज उठी क्योंकि उसे पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया गया।
उसकी रस्सी टूट गई और वह सीधे दीवार से जा टकराया। उसका शरीर भी दीवार से जा टकराया। वह धीरे धीरे नीचे खिसकने से पहले अपने पीछे एक मानव आकृति का निशान छोड़ गया। जैसे ही वह दीवार से नीचे खिसका, एचआर विभाग की महिला घबराकर आगे बढ़ी और सुजा को पकड़ लिया। उसे सहारा देने के लिए उसके कंधे, यहाँ तक कि उसके बगल में खड़ी सू शियाओनुआन की आंखों में भी शर्मिंदगी और चिंता के भाव थे। उस क्षण सुजा हुआ के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून की एक बूंद रिस रही थी। उसका चेहरा बेहद दयनीय लग रहा था। कुछ क्षण पहले तक उसमें जो संयम था, उसका नामो निशान भी नहीं था। दांत पीसते हुए उसने कमजोर आवाज में कहा, अगली बार अगर ऐसा कोई राक्षस आए तो मुझे पहले से सूचित कर देना। इसी बीच मैं अपनी तलवार पकड़े वहीं खड़ा रहा और शांत भाव से फिर पूछा, तो क्या मैंने परीक्षा पास कर ली है? परीक्षा? क्या मुझे जारी रखने की जरूरत है? ये सुनकर सुजवा, जो अभी भी जमीन पर बैठा था, ने घबराकर अपना सिर हिलाया। उसके सोने के फ्रेम वाले चश्मे कहीं अज्ञात जगह पर खो गए थे और उसने जल्दबाजी में कहा, नहीं नहीं बड़े भाई, मुझे पूरा यकीन है कि आप पास हो गए हैं। कल रात 1 बजे हम गुप्त लोक में प्रवेश करेंगे। वह बहुत अच्छी तरह जानता था। स्पष्ट है कि अगर मैंने अभी अपनी कम से कम 80% ताकत नहीं बचाई होती तो वह अब तक अस्पताल में भर्ती होता या शायद अपने पिता के पास चला गया होता। सुसानुआन ने अपने भाई की दयनीय हालत देखी और हल्की सी हंसी रोक नहीं पाए। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं वहां अपनी तलवार लिए खड़ा था और अचानक उसकी धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो गई, मानो उसके सीने में कोई छोटा हिरन बेतहाशा दौड़ रहा हो। मेरे जाने के बाद ही सुजा हुआ आखिरकार सीधी बैठने की कोशिश कर पाए। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, ये राक्षस आखिर आया कहाँ से? दिखने में मुझसे थोड़ा कम सुंदर है पर मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसने इतनी ताकत कैसे हासिल कर ली? क्या वह किसी प्राचीन मार्शल परिवार का उत्तराधिकारी हो सकता है? अनगिनत विचार उसके दिमाग में कौंध गए और उसकी भौहें तन गईं। आखिरकार पूरे तियान शहर में 10 से भी कम पंजीकृत ग्रैंड मास्टर थे और उनमें से सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की उम्र भी 40 वर्ष से अधिक थी। उनके वंशजों के अलावा प्राचीन मार्शल परिवारों में वह सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच सके। लेकिन साथ ही ये स्वर्ग से मिले आशीर्वाद जैसा लग रहा था। अगर वह ऐसा कर पाता, अगर वह मुझ जैसे किसी को सुरक्षित कर ले तो शायद उसे अंततः अपने पिता की मान्यता मिल जाए। अगले दिन दोपहर 1 बजे तक त्यानु शहर के पूर्वी बाहरी इलाके पहले से ही घिरे हुए थे। चेतावनी बैरियर, आदेशों की प्रतीक्षा में खड़े सशस्त्र सैनिकों की कतारें। उसी समय देश के लगभग सभी नागरिक इस पर ध्यान दे रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गुप्त क्षेत्र अभियान। लाइव स्ट्रीम कैमरों के सामने खूबसूरत पोशाक पहने मेजबान वॉन सेसे ने मीठी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मैं आपकी मेजबान वॉन सेसे हूँ। पिछले 1 साल में हमारे देश भर में गुप्त लोक प्रकट हुए हैं। दुर्भाग्यवश कुछ नागरिक गलती से उनमें प्रवेश कर गए और अपनी जान गंवा बैठे, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। इस बार देश ने विशेष रूप से शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को इन गुप्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भर्ती किया है। पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। अंदर छिपे खतरे और हमारे देश के मार्शल आर्टिस्टों की ताकत। जैसे ही कैमरा घूमा, 9 मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही तैयार खड़े थे। वे अलग अलग तरह के थे, यहाँ तक कि एक बूढ़ा आदमी भी था जिसके बाल सफ़ेद थे और आंखें तीखी थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन सभी के चेहरे पर एक ही भाव था। हर किसी की ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी। उनके चेहरे श्रेष्ठता की भावना से भरे हुए थे, मानो वे जन्म से ही सबसे श्रेष्ठ हों। चेतावनी अवरोध के बाहर आम नागरिक उन्होंने गर्दन उठाकर देखना शुरू किया। उनके चेहरे प्रशंसा और श्रद्धा से भरे हुए थे। भीड़ के बीच बेहद खूबसूरत पोशाक पहने लिंजिन याओ 9 मार्शल आर्टिस्टों में से एक लियोटियन हाओ को स्नेह भरी निगाहों से देख रही थी। लियोटियन हाओ ने बस अपने हाथ सिकोड़ लिए, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और देखते ही देखते आसपास की लड़कियों में उत्साह भरी चीखों की लहर दौड़ गई। भीड़ की प्रशंसा भरी निगाहों को महसूस करते हुए लिनो की आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसका निर्णय कितना बुद्धिमानी भरा था। केवल लियू तानहाओ जैसा बलवान और आकर्षक मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसा कर सकता था। वह उसे सुरक्षा का वह एहसास दिला सकता था जो वह चाहती थी, उसे उस जीवन की ओर ले जा सकता था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जहां तक मेरी बात है लू चेन, मैं तो बस एक मामूली आदमी था, एक मछली काटने वाला जो काम करता था। शियाओआंग ली, अगर मैं पूरी जिंदगी मछली काटने का काम भी करूं तो भी मुझे लियोटियन हाओ के बराबर रुतबा और शोहरत कभी नहीं मिलेगी, और न ही मैं उसे वह भविष्य दे सका जिसकी वह कामना करती थी। जल्द ही मेजबान ने सभी का परिचय देना समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्क्रिप्ट पर नजर डाली, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन झलकने लगी। उसके चेहरे पर भाव थे जब उसने कहा, क्या वहां 10 मार्शल आर्टिस्ट नहीं होने चाहिए थे? एक व्यक्ति क्यों गायब है? उसी क्षण बैरियर के बाहर से एक आवाज आई। मैं धीरे धीरे घटनास्थल की ओर बढ़ रहा था। क्षमा कीजिए, कृपया मुझे आगे जाने दीजिए। जैसे ही लिन जिनो ने मेरी जानी पहचानी आवाज सुनी, उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी और उसने जोर से पूछा, लुएन, क्या मैंने ऐसा नहीं किया? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मेरा पीछा करना बंद करो। तुमने मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके।
एक पल के लिए भी उसने उसे एक नज़र भी नहीं डाली, मानो वह महज एक राहगीर हो, मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। लिंगाओ जमसी गई। अचानक उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया और वह वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर लाल हो गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे कुछ सेकंड लगे। आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी और जैसे ही वह मुझसे दोबारा सवाल करने वाली थी, उसने अचानक सफ़ेद कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की को चेतावनी बैरियर के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। मुस्कुराते हुए वह सीधे मेरी ओर बढ़ी और बोली, ल्यूसेन, तुम यहाँ हो? ये कौन है? लिनो ने सहज भाव से पूछा। मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं उसे नहीं जानती। सू शियाओ नुआन ने पलकें झपकाईं, फिर अचानक समझ गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, तो मैं तो बस एक राहगीर हूँ, है ना? ये सुनकर लिंसे का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह पहले ही जान चुकी थी कि यह लड़की उसकी छोटी बहन है। सुजवा त्यानु शहर में गुप्त क्षेत्र अन्वेषण ब्यूरो की उपनिदेशक हैं। मछली बेचने वाले लू चेन का उससे क्या संबंध था? उसकी भौहें तन गईं, उसकी निगाहें उलझन से भर उठीं। उसी क्षण सुजवा के भीतर बैरियर ने भी मुझे देख लिया। उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और लंगड़ाते हुए मेरी ओर भागा। उसका चेहरा खिले हुए गुलदाउदी की तरह मीठी मुस्कान से भरा हुआ था। लूगा, तुम आखिरकार आ ही गया। उसका रवैया पूरी तरह से 360 डिग्री बदल गया था। मैं उसे लगभग पहचान ही नहीं पाया। और यह पूरा दृश्य ही ऐसा था, लाइव स्ट्रीम कैमरों में एकदम सटीक रूप से कैद हो गया। वो आदमी कौन है? उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली क्यों है? उपनिदेशक स्वयं मुझसे मिलने आए और इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वह कोई बहुत ही कुशल मार्शल आर्टिस्ट होगा या शायद किसी खौफनाक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति। लाइव स्ट्रीम चैट तुरंत उग्र लहर की तरह उमड़ पड़ी। संदेशों की बारिश आ गई। इस बीच सुजुआ के चेहरे पर वही मनमोहक मुस्कान बनी रही। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और उसका रवैया अत्यंत सम्मानजनक था, दूसरों की अजीब निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। आखिरकार इस गुप्त क्षेत्र की खोज का लाइव स्ट्रीम सफल होगा या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था, मुझ पर, एक चौथे चरण के रूपांतरण क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर पर। यदि यह मिशन पूरी तरह से सफल हो जाता है तो वह शायद अपने पद से उप प्रमुख का पद हटाकर निदेशक भी बन सकता है। दूसरी ओर लियू तान्हो ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। क्या ये वही मछली बेचने वाला नहीं है जो कल शियावांगलाई में था? ये यहाँ क्यों है और उपनिदेशक स्वयं उसका इस तरह स्वागत क्यों कर रहे हैं? उसने अनजाने में लिनजिनो की ओर देखा भीड़ के बीच, लेकिन उसने पाया कि वह भी उतनी ही उलझन में थी। स्पष्ट रूप से उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कैमरे के सामने होस्ट वॉन्गसेसे ने अपनी बात रखी। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, प्रिय दर्शकों, अंतिम प्रतिभागी आ चुके हैं। ये हैं लू चेन। आधिकारिक पुष्टि के अनुसार वे सबसे अधिक बार गुप्त लोक अन्वेषण प्रसारकों में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लिन जेनियो की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझसे ब्रेकअप करने और अपने नए बॉयफ्रेंड को एक गुप्त क्षेत्र के खोजकर्ता के रूप में गर्व से दिखाने के ठीक बाद मैं भी उसी अभियान दल में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन ये तो मुख्य मुद्दा ही नहीं था। असली हैरानी तो इस बात की थी कि मेजबान ने अभी अभी कहा था कि मैं आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो सिर्फ मछली काटने वाला नहीं है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बगल में सम्मानपूर्वक खड़ी सुजावा की तरफ। उसकी आंखों में गहरी हैरानी थी। उसने अधिकारियों को धोखा देने के लिए जरूर कोई चाल चली होगी। वह ये सब मुझे वापस पाने के लिए कर रहा है। हाँ, यही होना चाहिए। स्क्रीन पर टकटकी लगाए उसकी निगाहें अनिश्चितता से इधर उधर घूम रही थीं और मन ही मन वह ठंडी हंसी हंस रही थी। लू चेन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझे वापस जीत सकते हो तो तुम सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हो। उसी क्षण एक कर्मचारी तेजी से मेरे पास आया और मुझ पर एक छोटा कैमरा लगा दिया। बिना हिचकिचाए मैं घूमते हुए भंवर की ओर आगे बढ़ा। बाकी 9 मार्शल आर्टिस्ट एक एक करके मेरे पीछे आए। अगले ही पल मेरे सामने का दृश्य बदल गया। मुझ में अचानक बदलाव आ गया। जब सब कुछ स्थिर हुआ तो मैंने खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। विशाल प्राचीन वृक्षों ने सूर्य के प्रकाश को रोक रखा था। विशालकाय पेड़ कतारों में खड़े थे, मानो दानवों की कतारें हों। मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि सामने की झाड़ियां अचानक जोर से हिल उठीं और फिर एक विशालकाय जानवर सामने आ गया। लगभग 3 मीटर ऊंचा एक जीव अचानक प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर कवच जैसी धातु की पपड़ियों से ढका हुआ था और एक नुकीला सींग निकला हुआ था। इसके सिर से लेकर किसी भी चीज को आसानी से भेदने के लिए पर्याप्त लंबाई थी। एक मार्शल आर्टिस्ट ने इसे देखा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, बारीक मोतियों जैसी। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और वह चिल्लाया, ये तीसरे चरण का उत्परिवर्तित जानवर है, लोहे के कवच वाला गैंडा। धिक्कार है, हम अभी अंदर आए ही थे और पहले ही इससे टकरा गए। एक तीसरे चरण का राक्षस। जल्दी करो, सब मिलकर हमला करो। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। मैंने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं सीधे उस राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। धड़ाम, ठंडी रोशनी की एक तेज चमक कौंधी। गेंडा कुछ और कदम दौड़ता रहा और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सिर धीरे धीरे शरीर से अलग हो गया। कट इतना चिकना था कि ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी तेज औजार से तराशा गया हो। अंदर और बाहर, गुप्त क्षेत्र के साथ साथ पूरे लाइव स्ट्रीम में हर कोई सदमे में आ गया।
कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चैट में अचानक हलचल मच गई। एक ही चाल से उसने तीसरे चरण के एक राक्षस को पल भर में मार डाला। कोई मुझे फिर से बताए, यह आदमी तो बस मछली काटने वाला है। उस समय चाहे कोई भी हो, हर कोई बुरी तरह हिल गया था। चाहे वह लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक, गुप्त क्षेत्र के अंदर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट, बाहर खड़े होकर देख रहे लोगों में से हर एक के चेहरे पर सदमे के भाव थे। जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। भीड़ में लिन जिनो पूरी तरह अविश्वास से बड़ी स्क्रीन को घूर रही थी। अपने सबसे बड़े सपनों में भी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लू चेन, जिसे वह महज मछली काटने वाला समझती थी, असल में इतना रहस्यमय और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट होगा। वह तीसरे स्तर का था, एक भयानक जानवर, और लोहे के कवच वाले गैंडे की रक्षात्मक शक्ति के सामने तीसरे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट भी उससे निपटने में संघर्ष करते। फिर भी मैंने उसे मार डाला था, एक ही वार में। जैसे ही उसे तलवार के उस वार की याद आए, उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। नहीं, मुझे लुचेन वापस जाना होगा। उसने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें स्क्रीन पर मेरी आकृति पर टिक गईं। वापस लौटना अब भी आसान होना चाहिए। आखिर वह मुझसे कितना प्यार करता था। अगर मैं अपनी गलती मान लूँ और एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर दूँ तो वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। इसी बीच गुप्त क्षेत्र के अंदर मैंने सिस्टम को देखा। जैसे ही अंतिम संख्या बढ़ने लगी, पैनल पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, इन बड़ी मछलियों को मारने से रक्त शक्ति के अंक काफ़ी बढ़ जाते हैं। तभी मेरे मन में एक आवाज़ गूंजी, मेजबान को रक्त शक्ति मूल्य 1000 से अधिक सफलतापूर्वक पार करने के लिए बधाई। पुरस्कार प्राप्त हुए: शानही सूर्य चंद्रमा दृश्याध्यापन तकनीक, दिव्य प्रतिभा, वंश नीला ड्रैगन, सर्वोच्च तलवार कला, स्वर्ग उद्घाटन शानहेई सूर्य चंद्रमा कल्पना। ये तकनीक एक प्राचीन सर्वोच्च विधि है जो मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए पहाड़ों, नदियों, सूर्य और चंद्रमा का अवलोकन करने की अनुमति देती है। दिव्य प्रतिभा, वंश नीला ड्रैगन सक्रिय होने पर शक्ति, गति और रक्षा को 10 गुना बढ़ा देता है। अल्प अवधि स्वर्ग द्वार खोलने वाली तलवारबाजी एक प्राचीन सर्वोच्च तलवार तकनीक है। जब तलवार स्वर्ग द्वार खोलती है तो सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जीवित प्राणी मृतकों के सामने भी समर्पण में झुक जाते हैं। ये पुरस्कार सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तार्किक रूप से तोड़ने के बाद मेरे रक्त की शक्ति के कारण मेरा स्तर भी उन्नत होना चाहिए था। फिर भी मैं अभी भी चौथे चरण के रूपांतरण स्तर पर अपरिवर्तित था। क्या ऐसा हो सकता है कि चौथे चरण को पार करने से क्या इसके लिए अन्य शर्तों की आवश्यकता है? मुझे अचानक शानही सूर्य चंद्रमा ध्यान तकनीक याद आ गई जो मैंने अभी अभी प्राप्त की थी और मैं मन ही मन गणना करने लगी। इतने वर्षों से मेरी मानसिक शक्ति हमेशा 100 पर ही अटकी हुई थी। शायद चौथे चरण की सफलता मेरी मानसिक शक्ति से संबंधित थी। पास ही में लुवानहाओ का पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में अभी भी भय और विस्मय का भाव था। अगर उस दिन उसने मुझ पर तलवार चलाई होती तो मेरा भाग्य क्या होता, शायद वह भी उस गैंडे की तरह पल भर में 2 टुकड़ों में बन जाता। उसी समय गुप्त क्षेत्र के बाहर सुजा, जो पहले से ही शैंपेन तैयार करने के लिए काफी उत्साहित थी, अचानक सब थम गए जब अन्वेषण ब्यूरो का एक कर्मचारी घबराकर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, उपनिदेशक सू, कुछ गड़बड़ है। अंधकार में वन के रहस्यमय क्षेत्र का ऊर्जा सूचकांक अचानक बढ़ गया है। ये समुद्र तल की सीमा को पार कर चुका है और अभी भी बढ़ रहा है। ये सुनकर सुजावा के चेहरे से उत्साह तुरंत गायब हो गया, आश्चर्य से बदल गया। क्या? ठीक उसी क्षण गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित रहस्यमय भंवर तेजी से फैलने लगा और एक ही पल में उसका आकार 3 गुना बढ़ गया। पल भर में इसके किनारों के आसपास की हवा स्पष्ट रूप से विकृत हो गई, कानों में तीखी सीटी जैसी आवाजें गूंज उठीं। पास में पहरा दे रहे मार्शल आर्टिस्ट भी कुछ नहीं कर पाए। ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से बह जाने से पहले प्रतिक्रिया करो। सुसिया नुआन ने अचानक अस्थिर हुए प्रवेश द्वार को चिंता से देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ लू चेन? वो ठीक हो जाएगा, है ना? सुजा को अब मुझसे जलन नहीं हो रही थी। अपनी बहन को सुरक्षित देखकर वह तुरंत प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। धिक्कार है, ऊर्जा सूचकांक अचानक बिना किसी चेतावनी के इतना क्यों बढ़ गया? अगर यह 20 स्तर तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि 5वें या यहां तक कि 6ठे चरण के राक्षसों के प्रकट होने की प्रबल संभावना है। पूरे देश में केवल 5 20 स्तरीय गुप्त क्षेत्र ही अस्तित्व में थे और प्रत्येक अन्वेषण के लिए कम से कम एक 6ठे चरण के मार्शल राजा और कई अन्य लोगों की आवश्यकता होती थी। 5वें चरण के मार्शल आदरणीय। फिर भी अब इस छोटे से त्याने शहर में एक गुप्त क्षेत्र 20 स्तर तक पहुंचने के कगार पर था। सुजवा का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे और उसका हृदय निराशा से भर गया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आज का लाइव स्ट्रीम बेहद महत्वपूर्ण था, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इतनी बड़ी बात हो गई। हो चुका है, अन्वेषण दल को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ही वह निराशा में डूबने लगा, कर्मचारी अचानक हौंफते हुए वापस भागा। भारी उतार चढ़ाव। उपनिदेशक सू, ऊर्जा सूचकांक रुक गया है। ये समुद्र तल पर स्थिर हो गया है। ये भी स्तर तक नहीं पहुंचा। साथ ही पिछड़ने वाले लाइव स्ट्रीम फीड धीरे धीरे साफ दिखने लगी। मेरी आकृति धीरे धीरे स्क्रीन पर फिर से दिखाई देने लगी और मेरे सामने कई विशालकाय जानवरों के शव जमीन पर गिरे पड़े थे। उनमें से प्रत्येक को बिल्कुल साफ सुथरा 2 हिस्सों में बंट गया।
कट इतने सटीक और चिकने थे मानो उन्हें पूर्णता के साथ गढ़ा गया हो। कट इतने चिकने थे मानो बेहद बारीकी से तराशे गए चमकीले दर्पण एक ही बार में नष्ट हो गए। मैं उन विशालकाय दर्पणों के बीच शांति से खड़ा था, जानवरों के शव सूरज की ठंडी रोशनी में मेरी लंबी तलवार चमक रही थी। मेरा चेहरा बिल्कुल उदासीन था, मानो अभी अभी हुई लड़ाई कुछ भी नहीं थी। यह एक मामूली दैनिक कार्य से कहीं अधिक था। बाकी 9 मार्शल आर्टिस्ट एक तरफ खड़े थे, पूरी तरह से स्तब्ध, उनके मुंह खुले हुए थे, उनकी आंखें विस्मय और भय से भरी हुई थीं। उसे समझना मुश्किल नहीं था। ये देखकर सुजावा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके पहले तनावग्रस्त कंधे धीरे धीरे ढीले पड़ गए, लेकिन उसी समय उसके मन में संशय पैदा हो गया। हालांकि यह अभी भी स्तर का गुप्त क्षेत्र नहीं था, फिर भी ऊर्जा स्तर बहुत अधिक था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि 5वें स्तर के राक्षस प्रकट नहीं होंगे। वे इतना जोखिम उठाने में असमर्थ थे। माइक छीनकर उसने अंदर मौजूद हम लोगों की ओर चिल्लाते हुए कहा, लुएन, स्थिति बदल गई है। यह मिशन अस्थायी रूप से समाप्त किया जा रहा है। सभी को लेकर पीछे हट जाओ। लेकिन जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, दलदल से अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। कीचड़ भरा पानी हिंसक रूप से उबलने लगा, मानो मत रहा हो, और फिर 20 मीटर से भी अधिक लंबा एक विशालकाय मगरमच्छ जमीन के नीचे से अचानक बाहर निकला। सुजावा की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। 5वें चरण का राक्षस, एक आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ। बिना किसी झिझक के वह जोर से चिल्लाया, लूचेन, भागो, वह 5वें चरण का राक्षस है। उसकी आवाज गुप्त क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों के कानों में गूंज उठी। एक पल के लिए सभी मार्शल आर्टिस्ट जम गए। कुछ अपनी चीखें रोक नहीं पाए। उनकी आवाजें निराशा से भर उठीं, जबकि कुछ के पैर कांपने लगे और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि 5वें चरण का राक्षस प्रकट होगा। समुद्र तल का गुप्त क्षेत्र। वे ज्यादा से ज्यादा 3रे स्तर के मार्शल वेनेबल ही थे। 5वें स्तर के राक्षस के सामने तो वे कुछ भी नहीं थे, यहाँ तक कि उसके दांतों के बीच की जगह भरने के लिए काफी था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानवर के पिछले पैर अचानक जोर से आगे बढ़े। उसका विशाल शरीर उछलकर अंदर चला गया। हवा एक उठती हुई तोप की तरह थी, जो एक छोटे पहाड़ की तरह जबरदस्त शक्ति के साथ नीचे उतर रही थी, सीधे हमारे पीछे हटने के रास्ते की ओर। लियुवानहाओ के होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह यहाँ सिर्फ अनुभव प्राप्त करने आया था, लेकिन अब वह यहीं मरने वाला था। बाहर सुजुबा की छाती जोर जोर से धड़क रही थी और वह हाँफ रहा था। सांस लेते हुए, निराशा में बुदबुदाते हुए, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जब तक 6ठे चरण का मार्शल राजा प्रकट नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं बचा सकता। लेकिन त्यानु शहर जैसी छोटी जगह में हमें ऐसा कोई मिल भी सकता है और नहीं भी। जैसे ही सबके विचार अराजकता में तब्दील होने लगे, अचानक मेरे शरीर से एक नीले रंग के ड्रैगन का प्रेत प्रकट हुआ, जो फ्रेम के भीतर तेजी से चमक रहा था। मेरी गर्दन पर नीले रंग की धारियां उभरने लगीं। मेरी गहरी काली आंखें सुनहरी चमक में बदल गईं। मेरे मुंह से एक तीखी तलवार की गूंज सुनाई दी। असीम तलवार ऊर्जा आकाश में उमड़ पड़ी। स्वर्ग का द्वार खुल गया। अगले ही पल गुप्त लोक का आकाश मानो फट गया हो। एक अदृश्य हाथ एक अंधेरे पर्दे को पीछे खींच रहा था। अनगिनत तलवारों की परछाइयां धीरे धीरे प्रकट हुईं, हवा में तैरती हुई, प्रत्येक पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे जो महसूस होते थे मानो मैं स्वयं सर्वोच्च दाव का अवतार हूँ। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे मानो मैं एक अद्वितीय तलवारबाज अमर बन गया हूँ। और फिर अनगिनत लोगों को ऊपर तलवारों की छाया, उनके चेहरे अविश्वास से जमे हुए थे। यह क्या है? यहाँ तक कि भयंकर एक आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ भी अपनी जगह पर जम गया। उसकी आदिम प्रवृत्ति चीख उठी। उसे मुड़कर भागने के लिए उकसाया, फिर भी एक जबरदस्त ताकत ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसके अंग जमीन में कीलों से जड़े हुए जैसे जकड़े हों, हिलने डुलने में असमर्थ। 1 इंच भी नहीं। धीमी सी चीख के साथ मैंने धीरे से अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई। उसी क्षण पीतल का स्वर्गीय द्वार ढह गया और उसके भीतर से एक दहाड़ते हुए नीले ड्रैगन की तलवार की छाया फूट पड़ी। विशाल मगरमच्छ ने घातक खतरे को भांप लिया और जहरीली हड्डी उगल दी। अपने मुख से पदार्थ निकालते हुए उसने हमले को रोकने के प्रयास में तेजी से एक ढाल बना ली, लेकिन उस प्रचंड तलवार की रोशनी के सामने हड्डी की ढाल अचूक हो गई। कागज की तरह नाजुक तलवार ने एक ही झटके में ढाल और मगरमच्छ के सिर दोनों को चीर दिया। खोपड़ी के ऊपरी हिस्से से लेकर पेट तक उसे साफ साफ 2 भागों में बांध दिया। जमीन भी फट गई, जिससे एक अथाह खाई बन गई। दर्शकों के ईयरपीस में तेज कर्कश ध्वनि गूंज उठी, मानो स्वर्ग से न्याय की घोषणा हो रही हो। देखने वाले हर व्यक्ति को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। पूरा तंत्रिका तंत्र थोड़ा कांप रहा था। लाइव स्ट्रीम के अंदर दर्शक टाइप करना पूरी तरह से भूल गए थे। चैट में सन्नाटा छा गया। वे स्क्रीन को घूर रहे थे, उनकी आंखें खाली थीं, उनका दिमाग बेकाबू होकर अभिभूत था। और भीड़ के बीच लिंजन याओ थी। उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। जैसे ही उसने एक मुट्ठी कसकर बंद की, वह लगभग वास्तविक रूप में जम गई। उसकी उंगलियां उसकी हथेली में गहराई तक धंस गईं। दबाव के कारण त्वचा लगभग फटने वाली थी। वह 5वें चरण का राक्षस था, फिर भी मैंने उसे एक ही बार में इतनी आसानी से 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने अपने निचले होंठ को काटा, उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। मैंने एक ऐसा फैसला ले लिया था जिसे पलटा नहीं जा सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरे पास वापस आएगी। सुजुवा ने खुद से बुदबुदाया। उसका चेहरा सदमे और उलझन से भरा हुआ था। वह लगातार अपनी आंखें मल रहा था, मानो ये पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हो कि उसने जो देखा वह वास्तविक था या नहीं।
लू चेन के पास वास्तव में किस प्रकार की शक्ति है? क्या वह सचमुच छठे चरण का मार्शल किंग हो सकता है? यंजिंग में सू परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में उसके पास मैंने अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों को देखा है, लेकिन मुझ जैसे युवा के लिए यह पहली बार था। प्राचीन मार्शल परिवारों के उत्तराधिकारियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अनुचित है। उसी क्षण सिस्टम की आवाज़ मेरे दिमाग में फिर से गूंज उठी। मेज़बान को बधाई हो, उन्होंने पहली बार 5वें चरण के राक्षस को मार गिराया। इनाम प्राप्त हुआ, असीमित पुनर्जनन। रक्त की जीवन शक्ति का उपभोग करके मेजबान तेजी से घावों को भर सकता है और शरीर को पुनर्जीवित कर सकता है। निष्क्रिय प्रभाव, सभी घातक विषयों से प्रतिरक्षा। ये सुनकर मेरी शांत आंखों में भी हल्की सी हलचल हुई। असीमित पुनर्जनन, सैद्धांतिक रूप से जब तक मेरे पास पर्याप्त रक्त शक्ति है, मैं अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित हो सकता हूँ। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाता तो यह वाकई में एक असाधारण क्षमता होती। इसी बीच लाइव स्ट्रीम चैट इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा था कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल हो रहा था। स्क्रीन पर टेक्स्ट की लाइनें उग्र लहर की तरह उमड़ रही थीं। स्ट्रीम की लोकप्रियता, दर्शकों की संख्या अकल्पनीय गति से बढ़ गई। अचानक एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, उपनिदेशक सू, दर्शकों की संख्या 300 मिलियन से अधिक हो गई है। हमारे सर्वर क्रैश होने ही वाला था। उस आपातकालीन पुकार ने सुजवा को उसकी अचेतन अवस्था से बाहर निकाल दिया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, सर्वर की क्षमता बढ़ाओ। हमें लाइव प्रसारण सुनिश्चित करना होगा। धारा सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उपनिदेशक सू, मार्शल आर्ट्स एलायंस का आधिकारिक अकाउंट लाइव स्ट्रीम में शामिल हो गया है। उसकी पुतलियां पल भर में सिकुड़ गईं। क्या? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक के बाद एक और आवाज़ें सुनाई दीं। उपनिदेशक सू, आधिकारिक बयान यह है, उपहार भेजना, 100 रॉकेट, उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। उपनिदेशक सू, सीक्रेट रियल्म एक्सप्लोरेशन का मुख्य ब्यूरो भी मैदान में उतर चुका है। उन्होंने 200 रॉकेट दागे हैं और पहला स्थान हासिल किया है। उपनिदेशक सू, ये तो बुरी बात है। सरकारी खाते आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये सब सुनकर सुजवा को चक्कर आने लगा, मानो उसके आसपास की दुनिया ही उलट गई हो। मार्शल आर्ट्स एलायंस और मुख्य अन्वेषण ब्यूरो, ये पूरे देश की दो सबसे शक्तिशाली आधिकारिक ताकतें थीं। वास्तव में उनके लाइव स्ट्रीम में गिफ्ट फंक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से बंद था, लेकिन अब ये गिफ्ट नियमों का अपवाद बन गए थे। उसने मुश्किल से अपनी बात कही। हालांकि इन दो विशाल शक्तियों द्वारा देखे जाने से वह घबरा गया, लेकिन उससे भी अधिक तीव्र उत्साह उसके सीने से फूट पड़ा। क्या उसके सारे प्रयास इसी के लिए थे? वह पल उसके लिए एकदम सही था और आखिरकार उसने इसे हासिल कर लिया था। लेकिन भाई देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बाढ़ आ गई है। सुसियन की कांपती हुई आवाज़ ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर टैप करते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सीले के गुप्त क्षेत्र में 5वें चरण का राक्षस तुरंत पैदा होता है, जिसे मछली काटने वाला तुरंत मार देता है। स्वर्ग के द्वार खोलने वाली तलवार। 5वें चरण के राक्षस का एक ही वार में वध। त्यानु शहर में 5वें चरण का सबसे युवा मार्शल आर्टिस्ट प्रकट हुआ। मछली काटने वाले की तलवार से अमरता प्राप्त हुई। सभी प्रमुख प्लेटफार्मों पर एक के बाद एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स तेजी से बढ़े और उन सभी पर मेरा नाम हावी रहा। इंटरनेट पर तूफान की तरह फैल रहा है। उसी समय तांजिन शहर में बामिंग परिवार की जागीर के अंदर परिवार के मुखिया बामिंग शांग मुख्य सीट पर बैठा था और सामने रखी कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर लगता है कि इस बच्चे में अपार क्षमता है। उसके पीछे तलवार लिए एक लंबी टांगों वाली लड़की खड़ी थी। उसकी ठंडी निगाहें उसी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहों में एक उग्र लड़ाकू भावना झलक रही थी। उसके भीतर एक चिंगारी भड़क उठी। बिना सिर घुमाए, मानो वह उसके विचारों को समझ गया हो, और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, चिंगुआ, क्या तुम उसे चुनौती देना चाहती हो? बेशक, बामिंग चिंगुआ ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, जैसे किसी पहाड़ी घाटी से बहती हुई धारा अपने साथ जमा देने वाली बर्फ लिए हो। वह बहुत शक्तिशाली है। वह मेरा प्रतिद्वंदी हो सकता है। बामिंग शांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो जाओ। उसी समय यंजिंग शहर में नांगगोंग के प्रमुख परिवार के मुखिया नांगगोंगली के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उन्होंने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, ये लू चेन कहाँ से आया? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। नांगगोंगली ने ठंडे लहजे में आदेश दिया, तुरंत जाकर जांच करो। आपको सब कुछ पता लगाना होगा। कुछ महीनों में राष्ट्रीय युवा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ये कुनलून गुप्त क्षेत्र से संबंधित है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कोई गलती नहीं। इस बीच ड्रैगन राष्ट्र के भीतर कहीं एक गुप्त हॉल में जमीन के बहुत नीचे चारों दीवारों पर काले झंडे लटके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक मुड़ी हुई सफेद खोपड़ी की कढ़ाई की गई थी। अंधकार में डूबे एक ऊंचे सिंहासन पर एक आकृति, जिसकी आवाज को पुरुष या स्त्री के रूप में पहचाना नहीं जा सकता था, धीरे धीरे बोल रही थी। हालांकि इस बच्चे ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। त्यानु शहर में योजना बना रहा हूँ, शायद वह हमारे दिव्य संगठन का सदस्य बन सके। आवाज ठंडी लहजे में जारी रही। जाओ, संपर्क करो। अगर वह बन सकता है तो, अगर भर्ती नहीं हुई तो उसे अंदर लाओ। अगर नहीं हुई तो साथ मिलकर उसे मार डालो। जैसे ही ये शब्द निकले, एक लंबा दुबला पतला आदमी और एक औरत अंधेरे से बाहर निकले।
उसी क्षण त्यानु शहर के अंधेरे जंगल के गुप्त क्षेत्र में मैंने अंतिम जानवर को मार गिराया था। मिशन पूरी तरह से सफल रहा। मेरे रक्त की शक्ति बढ़कर 1390 हो गई थी। लियू तानहाओ हिचकिचाते हुए मेरे पास आया, हाथों में एक थैला पकड़े हुए। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराहट भरी थी। लू जी, सर, इसके अंदर वे पशु कोर हैं जिन्हें हमने संसाधित किया है, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों और खनिजों के साथ। हम ये सब आपको दे रहे हैं। हम कुछ नहीं लेंगे। मैंने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन मना नहीं किया। उसने सहज भाव से इसे स्वीकार कर लिया। मिशन लगभग पूरा हो चुका था और मारने के लिए कोई जानवर नहीं बचा था, और अधिक देर रुकना व्यर्थ होता। अन्य मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलने लगे। उनकी आंखों में विस्मय और प्रशंसा भरी थी, मानो वफादार अनुयायियों का एक समूह पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही मैं गुप्त स्थान से बाहर निकला, उस माहौल में अनगिनत कैमरे तुरंत मुझे घेर लिया। चकाचौंध कर देने वाली फ्लैश लगातार चमक रही थी और तालियों की लहरें किसी तूफान की तरह उमड़ पड़ीं। यहाँ तक कि महिला होस्ट की आवाज़ भी उत्साह से कांप रही थी। थोड़ा सा अपना संयम खोते हुए उसने पूछा, श्री लू, आप 5वें स्तर के राक्षस को एक ही वार में कैसे मार देते हैं? आपका वर्तमान स्तर क्या है? एक अनुभवी होस्ट होने के नाते उन्होंने अन्य शहरों में कई सीक्रेट रियल लाइव स्ट्रीम को कवर किया था, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी इतना चौंकाने वाला दृश्य नहीं देखा था। मैं एक अवर्णनीय उत्साह में डूबा हुआ था। जैसे ही मैं जवाब देने के बारे में सोचने ही वाला था कि अचानक एक जानबूझकर मीठी और मोहक आवाज़ सुनाई दी, लू चेन, चलो फिर से साथ हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। जैसे ही वह मीठी मीठी आवाज़ गूंजी, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी का ध्यान उस ओर गया। सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी धजी लिंजिनो मुस्कुराते हुए भीड़ से बाहर निकली और तेजी से मेरी ओर बढ़ीं। बिना किसी आभास के उन्होंने मेज़बान को धीरे से एक तरफ धकेल दिया और कहा, माफ़ कीजिए सब लोग, मैं लू चेन की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे उनसे कुछ कहना है। होस्ट ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी, लेकिन ये सुनकर वह अनिच्छा से पीछे हट गई। लिंजिनो मन ही मन खुश हुई, फिर गहरी निगाहों से मेरी ओर देखा। स्नेह, मानो अंतहीन लालसा और प्रेम उड़ेल रहा हो। वास्तव में लुचेन, इससे पहले जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा मात्र थी। क्योंकि तुम हमेशा मछली काटने में व्यस्त रहती थी और मेरे साथ समय नहीं बिताती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें जलन दिलाने के लिए एक और आदमी ढूंढ लिया। मैं बस यही चाहती थी कि भविष्य में तुम मेरे साथ ज़्यादा समय बिताओ। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। चलो फिर से साथ हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसने धीरे से अपने बैग से अंगूठी का डिब्बा निकाला, बड़ी सावधानी से एक चमकती अंगूठी दिखाते हुए। देखो लू चेन, मैंने ये प्रस्ताव की अंगूठी बहुत पहले ही तैयार कर ली थी। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। सबके सामने और कैमरों के बीच उसने धीरे से एक घुटने पर बैठकर सार्वजनिक रूप से शादी का प्रस्ताव रखा। भीड़ स्तब्ध रह गई, पूरी तरह से अचंभित रह गए। कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ लोग डिस्गस्टेड हो गए, खासकर वे महिलाएं जो मौके पर देख रही थीं और लाइव स्ट्रीम में मौजूद लड़कियां, जिन्होंने तुरंत अपनी असंतुष्टि व्यक्त करना शुरू कर दिया। इस महिला को क्या हो गया है? बिल्कुल सही, आखिर यह आई कहाँ से? तुम्हारा मतलब क्या है कि यह सिर्फ एक परीक्षण था? ये कैसी बकवास है? अगर मैं लू चेन होता तो मैं उसे एक ही तलवार से काट देता। ज्यादा दूर नहीं, सुसिया। नुआन ने यह दृश्य देखा। उसके सफ़ेद दांत धीरे से उसके निचले होंठ को काट रहे थे। उसके दिल में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिसे वह ठीक से बयान नहीं कर सकती थी। उसका दिल अचानक कस गया। उसके सीने में एक अजीब सी खट्टी सी अनुभूति फैल रही थी, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। वह पहले तो दौड़कर आना चाहती थी और मिशन पूरा करने के लिए मुझे बधाई देना चाहती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उस निर्लज औरत द्वारा रिश्ता तोड़ने की उम्मीद थी। सुसिया नुआन ने थोड़ा मुंह बनाया। उसका दिल आक्रोश से भरा हुआ था। लिंजिन याओ भी अपने आसपास के सभी लोगों की असंतुष्टि और शत्रुतापूर्ण निगाहों को महसूस कर सकती थी। उसके दिल में घबराहट घर कर गई, लेकिन इस समय उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।